आज हम पढ़ेंगे वर्साई की संधि। पेरिस शांति सम्मेलन में सभी पराजित राष्ट्रों से अलग अलग संधियां की गई थी, जिसमें जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि, बल्गेरिया के साथ न्यूली की संधि, हंगरी के साथ ट्रियनो की संधि और तुर्की के साथ स्रेव की और बाद में लुसान की संधि हुई थी। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वो थी वर्साई की संधि। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि जर्मनी को युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना गया था, इसलिए वर्साई की संधि जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। वर्साई की संधि से पूर्व कुछ समस्याएं थी, जैसे कि एक तो जिनका हल ढूंढना जरूरी था कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाए, क्योंकि भविष्य में युद्ध की संभावना को दूर कर सके। विभिन्न राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए युद्ध से बेहतर कोई सम्यक विकल्प होना चाहिए। संसार के राजनीतिज्ञ ये अनुभव करने लगे कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है, जिसके द्वारा राज्यों के आपसी विवाद पारस्परिक सहमति के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए जा सके तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके। दूसरा, फ्रांस की सुरक्षा एक प्रश्न था शांति परिषद के सामने। ये एक मुद्दा था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी ने फ्रांस के दो बार पदाक्रांत किया था, 2 बार उसे परास्त किया था। 1870 के युद्ध में जर्मन सेनाएं जिस प्रकार पेरिस पर अधिकार करने में सफल हुई थी, उसके कारण फ्रांस के नेता इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि शांति परिषद के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जर्मनी भविष्य में फिर कभी इतना शक्तिशाली न हो सके कि वह फ्रांस के लिए खतरा बने। अपनी रक्षा के लिए फ्रांस के राजनीतिज्ञ यह समझते थे कि राइन नदी के पश्चिम में प्रदेश को जर्मनी से पृथक करके ऐसे राज्य के रूप में बदल दिया जाए जो राजनीतिक रूप से फ्रांस के प्रभाव में रहे। तीसरा, जर्मनी के विशाल भूभाग में नवनिर्मित राष्ट्र अपनी क्षुधा की पूर्ति राष्ट्रीयता के सिद्धांत को आधार बनाकर करना चाहते थे। पेरिस की शांति सम्मेलन के कर्णधारों को यह देखना था कि उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए। अल्लास लॉरेन के खोए हुए प्रदेशों को फ्रांस जर्मनी से पुनः प्राप्त करना चाहता था। पोलैंड अनेक ऐसे जर्मन प्रदेशों को अपने राज्य के अंतर्गत लाना चाहता था जिसमें पोल जाति के लोग अधिक हैं। 1914 तक पोलैंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा रूस में बटा हुआ था। उसके विविध प्रदेश जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अधीन थे, अतः बड़ी संख्या में जर्मन लोग इन प्रदेशों में आबाद हो गए थे। पोलैंड इन पोल बाहुल्य प्रदेशों को पुनः पाने के लिए उत्सुक था, पाना चाहता था। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया भी ऐसे प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था जिसके निवासी राष्ट्रीयता की दृष्टि से एक नहीं थे, जिनमें स्लाव लोगों के अतिरिक्त जर्मन बड़ी संख्या में रहते थे। अफ्रीका और एशिया में फैले विभिन्न जर्मन उपनिवेशों जिन पर युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था के संबंध में क्या व्यवस्था की जाए, यह भी एक प्रश्न था, एक मुद्दा था जिसका समाधान आसान नहीं था। मित्र राष्ट्र ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे कि जर्मनी इतना शक्तिशाली कभी न बने कि यूरोप की शांति भंग कर सके। उसके लिए उन्होंने जर्मनी की सामरिक शक्ति को कम करना जरूरी माना, अतः उसकी सैनिक शक्ति को सीमित करने के तरीके शांति परिषद को ढूंढने थे। मित्र राष्ट्र ने महायुद्ध का संपूर्ण दायित्व जर्मनी और उसके साथियों को दिया, अतः वे आवश्यक समझते थे कि इन देशों से युद्ध की क्षतिपूर्ति कराई जाए, परंतु उस क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण और वसूल करने का ढंग का निर्णय करना काफी कठिन था। इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन में काफी समस्याएं थी जिन पे समस्या का समाधान करना मित्र राष्ट्रों के लिए जरूरी था। फिर संधि का प्रारूप तैयार किया गया जिस पर हस्ताक्षर दोनों पक्षों ने किए। काफी लंबे वाद विवाद 4 महीने के वाद विवाद के पश्चात 6 मई 1919 को संधि का मसवदा तैयार हुआ, जिसमें 230 पृष्ठ, 15 भाग और 439 धाराएं थी। इसके प्रथम भाग में राष्ट्रसंघ की स्थापना, संगठन एवं कार्यों का उल्लेख किया गया था। संधि की शर्तों का प्रारूप 7 मई 1919 को जर्मन प्रतिनिधियों को सौंपा गया। अब प्रारूप देखकर जर्मनी के प्रतिनिधियों को बहुत अधिक निराशा हुई थी, क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर आत्मसमर्पण किया था। प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे 3 सप्ताहों के भीतर संधि प्रस्तावों पर लिखित वक्तव्य दें और इस विषय में कोई मौखिक वार्तालाप नहीं होगा। वास्तव में संधि की शर्तों के प्रकाशित होने के बाद जर्मनी स्तब्ध रह गया। उसे लगा उसके साथ मित्र राष्ट्रों ने विश्वासघात और धोखा किया है। और उस वक्त प्रधानमंत्री शिडमैन ने कहा था कि मेरे विचार में कोई भी ईमानदार व्यक्ति इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। और जिन शर्तों पे जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था वो संधि के अनुरूप नहीं थी। और निःशस्त्रीकरण भी केवल जर्मनी पे लागू किया गया था, जो जर्मनी के अनुसार सभी पे लागू किया जाना चाहिए था। और सबसे प्रमुख युद्ध का जो उत्तरदायित्व था वो जर्मनी पर डाला गया, जिसके लिए जर्मनी तैयार नहीं था। तो प्रारंभ में जर्मनी को जब भेजा गया तो जर्मनी ने इसे स्वीकार नहीं किया, और मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 5 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि उसने इस अवधि में हस्ताक्षर नहीं किए
तो उस पर पुनः आक्रमण कर दिया जाएगा। तो इस कार्य से जर्मनी और अधिक उत्तेजित हुआ। संधि की शर्तें इतनी कठोर थी कि इसे स्वीकार करने की अपेक्षा जर्मनी के बहुत से नागरिक मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ते हुए नष्ट होना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। पर जो महासेनापति थे हिंडनबर्ग, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़कर जीतना संभव नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अंत में नवगठित सरकार, जिसमें गुस्टाव बोव प्रधानमंत्री और मुलर विदेश मंत्री थे, संधि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। और इसके पश्चात 28 जून 1919 को वर्साई के महल में उनका बहुत अधिक अपमान किया गया और उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। वर्साई की संधि थी, उसकी धाराएं क्या क्या थी? वर्साई की संधि 15 भागों में विभक्त थी और उसमें 440 अनुच्छेद थे। प्रादेशिक जो व्यवस्थाएं थी वो उसके अंतर्गत थी कि जर्मनी को अल्लास और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को देने पड़ेंगे। बेल्जियम जर्मनी की सीमा पर स्थित मोर्सनेट और मालमेडी और यूपेन दे दिए जाएंगे बेल्जियम को। खनिज पदार्थों से अति संपन्न जर्मनी की सार घाटी दोहन हेतु 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दी गई, किंतु सार प्रदेश पर नियंत्रण राष्ट्र संघ का स्थापित किया गया और वहां का शासन चलाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय होना था कि सारवासी फ्रांस में मिलना चाहते हैं या जर्मनी के साथ या राष्ट्र संघ के साथ रहना चाहते हैं। जर्मनी अधिकृत श्लेस्विग में जनमत संग्रह किया गया। उसके आधार पर उत्तरी श्लेस्विग डेनमार्क को दिया गया और दक्षिणी श्लेस्विग जर्मनी के पास ही रहा। जर्मनी को पूर्वी सीमा पर सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। मित्र राष्ट्रों ने युद्ध समाप्ति के बाद एक स्वतंत्र पोलैंड के निर्माण का निश्चय किया। विल्सन के 14 सूत्रों में भी स्वतंत्र पोलैंड के निर्माण का उल्लेख था। अतः पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के पोल क्षेत्रों को लेकर स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया गया। पोसेन के प्रांत का 5/6 भाग तथा पश्चिमी प्रशा का अधिकांश भाग पोलैंड को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तरी साइलेशिया का एक बड़ा भाग जनमत संग्रह के आधार पर पोलैंड को दिया गया। पोलैंड के नवनिर्मित राज्य का समुद्र तट से संबंध स्थापित करने के लिए जर्मनी को डेंजिंग का बंदरगाह राष्ट्र संघ के संरक्षण में छोड़ना पड़ा। डेंजिंग के चारों ओर 700 वर्ग मील का क्षेत्र मिलाकर उसे स्वतंत्र नगर घोषित किया गया और उसका शासन चलाने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया। जर्मनी को बाल्टिक सागर तट पर स्थित मेमल का बंदरगाह भी राष्ट्र संघ को सौंपना पड़ा ताकि वह लिथुआनिया को स्थानांतरित किया जा सके। नवनिर्मित राज्य बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को जर्मनी ने मान्यता दी। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को ऊपरी साइलेशिया का एक छोटा सा क्षेत्र भी दिया। जर्मनी को समुद्र पार के अपने विस्तृत उपनिवेशों के बारे में सारे अधिकार मित्र राष्ट्रों को सौंपने पड़े। राष्ट्र संघ द्वारा उसके उपनिवेशों को अधिदेश पद्धति के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, बेल्जियम में बांट दिए गए। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य का लगभग 12,50,000 वर्ग मील का क्षेत्र राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया, जिसमें विभिन्न मित्र राष्ट्रों ने अपने अपने अनुसार उसे बांट लिया। जर्मनी ने चीन, थाईलैंड, मिस्र, मोरक्को, लिवेरिया में अपने अधिकार और विशेष सुविधाएं भी छोड़नी पड़ी। मित्र राष्ट्रों ने उसे समुद्र पार रहने वाले जर्मन नागरिकों, कंपनियों की सारी संपत्ति, अधिकार और हितों को रखने और उन्हें बेचने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। बुल्गारिया और तुर्की में जर्मनी की संपत्ति और सुविधाएं जब्त कर ली गई। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि के द्वारा जर्मनी ने एक बड़ा भाग रूस से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था, किंतु वर्साई की संधि के द्वारा इस विस्तृत प्रदेश पर लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की स्थापना की गई। इसके पश्चात जो सैनिक व्यवस्थाएं जर्मनी के साथ की गई वह भी जर्मनी के लिए बहुत ही घातक थी। जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। जर्मनी की स्थल सेना की संख्या अधिकारियों सहित 1 लाख कर दी गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अधिकारियों को कम से कम 25 वर्ष और साधारण सैनिकों को कम से कम 12 वर्ष तक सेना में रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि अधिक व्यक्ति सैनिक शिक्षा न ले सके। जर्मनी में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद आदि के उत्पादन को अत्यंत सीमित कर दिया गया। उसे इन वस्तुओं का आयात करने पर भी रोक लगा दी गई। राइन नदी के पूर्वी तट पर जर्मनी को किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी गई और उसे पश्चिमी तट पर 50 किलोमीटर क्षेत्र का विसैन्यीकरण कर दिया गया। उस क्षेत्र में उसके सभी किलों को तोड़ दिया गया। जर्मनी को किसी भी प्रकार की वायुसेना रखने का अधिकार नहीं दिया गया। जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को भी सीमित किया गया। जर्मनी कुल 6 युद्धपोत, 6 लड़ाकू विमान, 12 तोपची जहाज और टारपीडो नौकाएं ही रख सकता था
उसे पनडुब्बी रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। उसे समुद्री सेना में अधिकारियों समेत 15,000 सैनिक रखने की इजाज़त दी गई और यह भी निर्णय लिया गया कि सारे फालतू जहाज़ों को या तो व्यापारिक जहाज बना दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा या मित्र राष्ट्रों को सौंप देना पड़ेगा। जर्मनी के हेलिगोलैंड के बंदरगाह की किलेबंदी को भी नष्ट कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों को निशस्त्रीकरण संबंधी धाराओं को क्रियान्वित करने के लिए अंतर्मित्र राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इन आयोगों को जर्मनी के किसी भी भाग में जाने और निशस्त्रीकरण संबंधी सूचना प्राप्त करने के व्यापक अधिकार दिए गए। प्रोफेसर कार्ड ने इस व्यवस्था के बारे में लिखा है, सैन्य व्यवस्था के बारे में, कि जर्मनी का जिस कठोरतापूर्वक सर्वांगीण निशस्त्रीकरण किया गया उतना और कभी किसी देश का नहीं किया गया था। लिखित रूप से प्राप्त आधुनिक काल के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसके अलावा भी कुछ व्यवस्थाएं जर्मनी पर की गई। जर्मनी की प्रमुख नदियां एल्ब, ऑर्डर, नीमन, डैन्यूब को अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अधिकार में रखा गया। राइन नदी को भी इनके अंतर्गत ही रखा गया। जर्मनी को अपने प्रमुख बंदरगाह हैम्बर्ग और स्टेटिन में चेकोस्लोवाकिया को व्यापारिक सुविधाएं के लिए स्वतंत्र क्षेत्र देने को बाध्य किया गया। कील नहर और इसके मार्ग को सब राष्ट्रों के लिए खोल दिया गया। जर्मनी के सम्राट विलियम केसर पर अंतर्राष्ट्रीय सदाचार और संधियों के विरुद्ध घोर अपराध करने का अभियोग लगाया गया था, किंतु नीदरलैंड के सम्राट और सरकार ने उसको संरक्षण दे दिया और उसे राष्ट्रसंघ को सौंपने से इनकार कर दिया, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा। संधि की 231वीं धारा इस प्रकार थी: मित्र और सम्मिलित राष्ट्र अभियोग लगाते हैं और जर्मनी अपने और अपने साथियों की ओर से स्वीकार करता है कि जर्मनी और उसके साथियों द्वारा जबरदस्ती लादे हुए युद्ध के कारण मित्र तथा सम्मिलित राष्ट्रों के नागरिकों को जो भी हानि और नुकसान हुआ है उसका उत्तरदायित्व जर्मनी और उसके साथियों का ही है। क्षतिपूर्ति का स्वरूप और उसके लिए वसूल की जाने वाली धनराशि के निर्धारण के लिए एक क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया गया। युद्ध में नष्ट हुए प्रदेशों के पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी के आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना तय किया गया। जर्मनी ने फ्रांस, इटली, बेल्जियम को कोयले की निर्धारित मात्रा देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त उसे फ्रांस को कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे अमोनियम सल्फेट, कोलतार आदि भी देने पड़े। यह भी निश्चित हुआ कि क्षतिपूर्ति के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक जर्मनी की सरकार 1921 तक 5 अरब डॉलर की धनराशि देगी। विभिन्न जर्मन उपनिवेशों में और मित्र राष्ट्रों में जो भी जर्मनी की सरकारी और गैर सरकारी पूंजी थी उसे जब्त कर लिया गया। मित्र राष्ट्रों के क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में मशीनें, औजार, पत्थर, ईंट, स्टील, सीमेंट, चूना आदि सामग्री दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया कि संधि लागू होने के 3 माह की अवधि के भीतर जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम को भारी संख्या में पशुधन देगा। जो संधि की शर्तें थी पूरा करने के लिए कुछ गारंटियों की भी व्यवस्था की गई। राइन के पश्चिमी क्षेत्र पर संधि लागू होने के बाद आगामी 15 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का अधिकार रहेगा। यदि जर्मनी ने संधि की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन किया तो 5 वर्ष बाद कोलोन का क्षेत्र, 10 वर्ष के बाद कोवलेंज का क्षेत्र और 15 वर्ष के बाद मेष तथा अन्य अधिकृत जर्मन क्षेत्रों से सेनाएं हटा ली जाएगी। वर्साई की संधि की समीक्षा। पेरिस के शांति सम्मेलन में आरंभ से आशापूर्ण वातावरण हुआ था, परंतु शीघ्र ही विजयी राष्ट्रों की ईर्ष्या द्वेष पुनः जागृत हो गए। शांति के लिए जो त्याग और समझौते किए जाते हैं वे बाद में सबको निराशाजनक दिखाई देते हैं। तो इसमें जो अमेरिका के विल्सन के 14 सूत्र थे वो धीरे धीरे विजयी राष्ट्रों के स्वार्थ के नीचे दबते गए और उन्हें लागू ही नहीं किया गया। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स ने संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात कहा था, मैंने संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए कि मैं उसका अनुमोदन करता हूं, वरन युद्ध की स्थिति का अंत करने के लिए किए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी संधि की आलोचना करते हुए कहा, मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए हैं। वे मांस का पिंड ही नहीं चाहते बल्कि जर्मनी के अर्धमृत शरीर से रक्त की आखिरी बूंद तक ले जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह संधि जर्मनी के लिए बहुत ही अधिक अपमानजनक और आरोपित संधि थी। तो सबसे पहले ये संधि अपमानजनक थी। वर्साई की संधि की जो शर्तें अपरिमित रूप से कठोर और अपमानजनक थी, उसकी कठोरता के कारण ही उसकी पालना असंभव थी।
संधि का मूल उद्देश्य जर्मनी को सदैव के लिए पंगु रखना था। इस संधि के द्वारा जर्मनी को हर प्रकार से अपमानित किया गया, उसके उपनिवेश छीन लिए गए, उसकी व्यापारिक सुविधाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया, उसके राज्य क्षेत्र का बंटवारा कर दिया गया, उस पर असहनीय क्षतिपूर्ति का बोझ ला दिया गया, उसकी सैनिक शक्ति को नष्ट कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, उसे युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। यह संधि जर्मनी के लिए प्रतिशोधात्मक और अपमानजनक थी। लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि इस संधि की शर्तें बड़ी कड़ी है, परंतु जर्मनी के कार्य इससे कम भयंकर नहीं थे। यदि जर्मनी जीत जाता तो उसके परिणाम भी कम भयंकर नहीं होते। आरोपित संधि। वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है। इसमें कई जगह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार और परंपराओं को तोड़ा गया। यह एक प्रकार से मित्र राष्ट्रों की आज्ञा थी जिसको जर्मनी को स्वीकार करना पड़ा। संधि के मसविदे को तैयार करते समय जर्मनी के प्रतिनिधियों को बुलाया भी नहीं गया था। जर्मनी को संधि के निर्माण में भाग लेने भी नहीं दिया गया था, इसलिए यह थोपी गई संधि अपमान और घृणा का कारण बनी। संधि के मसविदे पर जर्मनी ने संशोधन प्रस्तुत किए, परंतु उनको स्वीकार नहीं किया गया। संधि पर हस्ताक्षर करते समय भी जर्मन प्रतिनिधियों के साथ सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्हें अपराधी के समान भवन के अंदर और बाहर ले जाया गया। इस व्यवहार से जर्मनों को बहुत अधिक मानसिक आघात पहुंचा। तो इस प्रकार इस बारे में E.H. कार ने लिखा है, वैसे तो युद्ध समाप्त करने वाली प्रत्येक संधि एक प्रकार से आरोपित संधि ही होती है, किंतु वर्साई की संधि में अधिक दृष्ट किए जाने का भाव आधुनिक काल की किसी भी संधि की अपेक्षा अधिक है। तो इसी प्रकार लैंगसम कहते हैं कि यह संधि एक पक्षीय थी, इसमें भविष्य के संघर्ष के बीच विद्यमान थे। संधि को जो जर्मन वासियों ने एक विश्वासघात के रूप में लिया, क्योंकि इसका आधारभूत सिद्धांत था विजेता का ही लूट पर अधिकार है और इस पर मित्र राष्ट्र विजेता है। फ्रांस के द्वारा राइन प्रदेश पर अधिकार की चेष्टा, इटली के द्वारा डालमेशिया पर अधिकार, पोलैंड के द्वारा समस्त उत्तरी साइलेशिया का अपहरण आदि विश्वासघात का उदाहरण है। जर्मन समझते थे कि संधि का आधार जो है वो विल्सन के 14 सूत्र होंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी आधार पर जर्मनी ने युद्ध विराम किया था, अतः यह जर्मनी के लिए एक विश्वासघात की तरह था और यह एकदम अन्यायपूर्ण संधि थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस वर्साई की संधि के समय फ्रांस के मार्शल फोच ने कहा था, यह संधि नहीं 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है, और उसके बाद भविष्य में सही हुई। कठोर भी बहुत अधिक थी यह संधि। इस पर जॉर्ज ने खुद, लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इसे बहुत अधिक कठोर और अपमानजनक माना था। तो इस प्रकार जर्मन के साथ जो संधि की गई थी, इसकी धाराएं इतनी कठोर थी कि इसको पालन करना ही असंभव था। जर्मन चांसलर बेथमान हालवेग ने कहा था, पराजित को गुलाम बनाने का इससे बढ़कर विश्व में कभी भी भयानक उपाय नहीं देखा गया। चर्चिल ने भी लिखा था कि संधि की आर्थिक शर्तें इतनी मूर्खतापूर्ण और अनिष्टकारी थी कि उसका कोई यथार्थ का महत्व ही नहीं रह गया था। इस संधि के द्वारा लगभग 65% जर्मनी से कच्चा लोहा, 45% कोयला, 72% जस्ता, 57% रांगे की बहुमूल्य सामान की लिया गया और इसके अलावा क्षतिपूर्ति की राशि का कोई औचित्य ही नहीं था। इसलिए ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कीन्स ने त्यागपत्र दे दिया और वर्साई की संधि की आलोचना की थी। इस प्रकार यह संधि बहुत ही कठोर, अपमानजनक और विश्वासघाती संधि थी जिसे जर्मनी जैसा राष्ट्र कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था और उसके लिए स्वाभाविक था कि वह भविष्य में युद्ध की तैयारी में लग गया था। और इसके अलावा अगर हम इसके कुछ पक्षों पर ध्यान दें कि इतनी कठोर क्यों थी, तो संधि ऐसे समय की गई थी जब शत्रु द्वारा भयंकर विनाश, अपार कष्टों के कारण विजेता राष्ट्र जो थे वो अपनी क्षतिपूर्ति कर लेना चाहते थे, अपने गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। और इसके अलावा युद्ध के तत्काल बाद विजेता देशों में भी खुशी के साथ शौक और आक्रोश भी था। कोई भी तर्क और विवेक से काम लेने की स्थिति में ही नहीं था। फिशर के अनुसार युद्ध ने हर किसी को हर कहीं आंदोलित कर दिया था, हर शौक को जगा दिया था, हर दावे को उभार दिया था, हर किसी की कल्पना जगा दी थी, हर किसी की भूख बढ़ा दी थी। इन मूर्ख दावों, कल्पना और शौक के समय युद्ध से क्लांत राजनेताओं ने, जो अपने देश के उग्र जनमत के प्रति उत्तरदायी थे, जिन्हें समाचार पत्रों के अंधाधुंध प्रचार का सामना करना था, जहां तक हुआ समस्याओं का समाधान ढूंढा। क्योंकि इस समय पूरे विश्व में जर्मनी के प्रति आक्रोश था और राजनेताओं को भी अपनी जनता को संतुष्ट करना था। शांति सम्मेलन दो भिन्न विचारों का संघर्ष स्थल था। एक ओर तो राष्ट्रपति विल्सन के आदर्शवादी विचार थे, दूसरे ओर मित्र राष्ट्रों के स्वार्थ, जो अपने लिए अधिक से अधिक प्रादेशिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे और भविष्य में जर्मनी को फिर से उभरने की संभावना को खत्म करना चाहते थे।
उन्हें अपने स्वार्थों की पूर्ति की चिंता थी, स्थायी शांति स्थापित करने की नहीं। वे ये भूल गए थे कि शत्रु को पराजय के साथ साथ अपमान भी लादना घातक होता है और उस मनोवृत्ति से युद्ध को रोका नहीं जाता बल्कि उसे अनिवार्य हो जाता युद्ध। तो ये बात वो उस समय नहीं समझ सके और स्वयं विजेताओं के भी हित एक दूसरे से टकराते थे। उदाहरणार्थ फ्रांस जर्मनी से अत्यंत अप्रसन्न था और इंग्लैंड, जिसे भविष्य में जर्मनी से अधिक भय नहीं था, जर्मनी के साथ नरम व्यवहार करना चाहता था। फ्रांस में जर्मनी का आतंक स्वाभाविक था। उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा में जर्मनी सीधा पेरिस तक घुस सकता था और फ्रांस की नींद हराम कर सकता था। पिछले 50 वर्षों में जर्मन सेना ने फ्रांस में प्रवेश कर उसे 2 बार रौंद डाला था, इसलिए फ्रांस इस पुनरावृत्ति से बचना चाहता था। इसलिए फ्रांस की जनता और राजनेता दोनों ये चाहते थे कि जर्मनी को अधिक से अधिक कुचला जाए, दबाया जाए। फ्रांस से भी इंग्लैंड जर्मनी को फिर से यूरोप में अपने पुराने आर्थिक जीवन स्तर पर लाना चाहता था, क्योंकि युद्ध तक वह इंग्लैंड का सबसे बड़ा ग्राहक और सामग्री पूर्ति करने वाला सर्वोच्च देशों में था। संधि के कठोर होने का कारण यह भी था कि यह कई आयोगों द्वारा तैयार की गई थी। अलग अलग आयोगों जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, नौसैनिक आदि ने अपने अपने अलग अलग निर्णय लिए थे और सब जो थे एक साथ संधि में शामिल कर लिए गए थे, पर किसी ने यह देखने का प्रयत्न नहीं किया कि जर्मनी पर उनका सम्मिलित प्रभाव क्या होगा। और एक जो कठिनाई यह थी कि मित्र राष्ट्रों ने कई राज्यों के साथ गुप्त संधि करके उन्हें उदार पुरस्कार का वचन दिया था, अपने साथ मिलाया था। जब उन वचनों को पूरा किया तो यह संधि और अधिक कठोर हो गई। संधि के कठोर होने की एक वजह यह भी थी कि इस संधि में केवल मित्र राष्ट्रों ने धाराएं तैयार की थी, किसी भी पराजित राष्ट्र को नहीं बुलाया गया। सम्मेलन में जर्मनी और उसके साथियों को अलग रखा गया। यह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का उल्लंघन था। 1815 में वियना सम्मेलन में एकत्रित राज्यों में सम्मेलन में पराजित फ्रांस को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस चर्चा में सिर्फ विजित राष्ट्रों ने भाग लिया था, तो इस कारण यह संतोषजनक नहीं हुई। तो इस प्रकार वर्साई की संधि ऐसी संधि थी जिस पर जर्मनी ने हस्ताक्षर तो कर दिए, पर वह स्वाभाविक था कि वह पुनः संघर्ष जरूर करेगी। यह जर्मनी के न्यूज़ समाचार पत्रों में जर्मनी की जनता के दिलों में व्याप्त था। इसी समय जर्मनी के कैथोलिक सेंटर पार्टी के अक्सबर्ग ने विराम संधि के समय कहा था, जर्मन जाति कष्ट सहेगी लेकिन मरेगी नहीं, वह वर्साई का बदला लेकर रहेगी। और फिर वर्साई की संधि की कठोरता के कारण ही आगामी वर्षों में हिटलर और नाजीवाद को जर्मनी में प्रोत्साहन मिला। किसी भी तरह से वहाँ की जनता इस संधि की कठोर धाराओं से मुक्ति पाना चाहती थी।